हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बिहार और यूपीएससी के मॉक टेस्ट के सेट नंबर 18 के बारे में। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसमें लोग 50 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। एक्चुअली यहाँ पे 28 में ही होने वाला था, क्योंकि ये कल ही का मैंने जो कि बना रखा था, लेकिन आप मान के चलिए कि कल का होमवर्क है। हिस्ट्री में मगध साम्राज्य को कवर करेंगे और बायोलॉजी में पोषण चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। टॉपिक वाइज में अगर बात करें तो नदी और सहायक नदी को एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में जुलाई 2020 को कवर करना है, ठीक है। तो ये रहने वाला है कल का होमवर्क। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु, ठीक है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतावली यात्री निकोलो द कांटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में कई सारे यात्रियों ने यात्रा किया था। अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, देवराय प्रथम। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी डिटेल में बात करते हैं। देवराय प्रथम के समय में निकोलो दो कांटी आया था। अब्दुल रज़ाक की बात करें तो वो देवराय द्वितीय के समय में आया था। जबकि नुनीज की बात करें तो नुनीज जो था वो मल्लिकार्जुन के समय में आया था। जबकि कृष्णदेवराय के संबंध में दो लोग आए थे, एक तो कह सकते हैं कि पायस था और दूसरा बारबोसा। ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति राज्यों में तथा केंद्र राज्यों में समन्वयन हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का संबंध जो है वो किस अनुच्छेद से है। तो आर्टिकल 263 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, 263। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में हम जानते हैं निशा राव को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन, किस राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया। अभयम ऐप का संबंध है महिला सुरक्षा योजना से, और ये महिला यात्रियों के लिए लॉन्च किया गया किसके द्वारा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के सरकार ने इसको लॉन्च किया था, अभयम ऐप। राष्ट्रीय विकास परिषद बताइए कि क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हम कह सकते हैं कि 6 अगस्त 1952 को किया गया था, और ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक का मतलब कि संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको हम लोग एनजीटी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी लिखते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो हुआ था, कह सकते हैं 2010 में। कब, 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी है, उनको भी याद रखेंगे, जैसे भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई। ये 4 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। ये अनुमति दी गई थी कहाँ पे, कासिम बाजार। आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कासिम बाजार। नेक्स्ट वन देखिए, किसके शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म जो है वो चौथी बौद्ध संगीति, यानी कि कह सकते हैं कि कनिष्क के समय में जो हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजन किया गया था, उस वक्त हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। तो राइट आंसर वहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा का संबंध है। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा का संबंध हम कह सकते हैं किससे। तो फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संत को सुल्तान तारिकीन कहा गया। सुल्तान तारिकीन के नाम से कैसे जाना गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हमीदुद्दीन नागौरी को कहा गया सुल्तान तारिकीन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले किसे प्रभावित किया था। शिक्षित हिंदू मध्यम जो वर्ग थे उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था सबसे पहले। नेक्स्ट वन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था।
सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। डी विल बी करेक्ट आंसर। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप देने वाला या फिर प्रदान करने वाला कौन था? सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप देने वाला कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में हम अगर बात करें तो ये अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा करता था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर हैदराबाद के निज़ाम ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत ए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो उस ग्रंथ को कह सकते हैं किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद। और 11वीं सदी के भारत का दर्पण के नाम से भी इसको जाना जाता है, किताबुल हिंद को। नेक्स्ट वन, सिंध का नकलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नकलिस्तान, जिसको हम लोग एक और भाषा में जानते हैं मृतकों के टीला यानी कि मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, वैकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? 1924-25 में चला था वैकोम सत्याग्रह। कहाँ पर चला था? और इसमें आपको बता दूं कि वैकोम सत्याग्रह में क्या हुआ था कि अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध जो कि त्रावणकोर में चला गया था, केरल के त्रावणकोर में, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से इसमें चलाया गया था। ठीक है, गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन ये कि सर थॉमस मुनरो किस बंदोबस्त से संबंधित है? सर थॉमस मुनरो का संबंध कह सकते हैं किससे था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि माल जो शब्द मुगल काल में किस अर्थ में प्रयुक्त होता था? माल शब्द का प्रयोग मुगल काल में किस अर्थ में प्रयोग करते थे? उपज कर के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपज कर के रूप में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कह सकते हैं मोगलीपुत तीस्त द्वारा की गई थी? मोगलीपुत तीस्त के द्वारा की गई थी। तो आपको पता है कि मोगलीपुत तीस्त कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता किया गया था इसी के द्वारा किया गया था, मोगलीपुत तीस्त के द्वारा। और इनकी रचना कह सकते हैं कि कथा वतु। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ भी सकते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु एवं विद्वान थे, उन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं कि कथावस्तु नामक प्रसिद्ध जो कि ग्रंथ की रचना की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1964। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, 1964। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि मिलान यहाँ पे गलत है? तो बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत तरीके से किया गया? तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तारा चंद बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता, ये भी सही है। प्रीसेस्ट ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई गलत नहीं है, इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 जिसको हम लोग मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे? बताइए कि आमिल कौन थे? तो हम ये कह सकते हैं आमिल जो थे वो कह सकते हैं भू राजस्व की वसूली करने वाले जो सरकारी प्रतिनिधित्व थे उन्हीं को कहा जाता था आमिल। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को बताइए कहाँ से चुना गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, विधानमंडल द्वारा। अब आपसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि हमको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो होता है वो 123 यानी कि कह सकते हैं 123 के द्वारा जारी किया था। तो आपको ये बताना है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया था वो किस आर्टिकल के थ्रू जारी किया था? कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, कौन सा है? संवैधानिक अधिकार है परंतु वो मूलभूत अधिकार नहीं है, पहले था अब नहीं है। यानी संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले तो था मूलभूत अधिकार लेकिन अब नहीं है। तो अब इसको 301 के तहत जो कि कानूनी अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी कितनी है?
2011 के जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी कितनी है? तो शहरी आबादी की बात करें तो 31.16%। तो यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि 2011 के जनगणना में शहरी आबादी जो थी 27.81% थी, जो अब बढ़कर 31.16% हो गई है। वहीं ग्रामीण आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुकाबले गिरावट आई है। पहले 72.19% थी, तो अब जो है वो 68.84% है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्र प्रेम की बाइबल मानी जाती है? राष्ट्र प्रेम की बाइबल मानी जाती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, आनंद मठ। और आनंद मठ के रचयिता आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख भी किया गया। नेक्स्ट वन क्या है कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट वन है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है? जम्मू कश्मीर हम लोग क्या कहते हैं? मर्ग के नाम से जाना जाता है। ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो MC सितलवाड़ हम यहाँ पे कह सकते हैं, ए करेक्ट आंसर हो जाता है MC सितलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर जो वो जल संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। और इससे संबंधित 2 पॉइंट्स और याद रखेंगे, जैसे जलाशयों का प्रमाण तो यहीं से मिला, लेकिन एक आपको याद रखना है कि सोने की अंगूठी का जो साक्ष्य मिला वो धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है, जबकि चांदी की अंगूठी की अगर हम बात करें तो वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की उपनदी नहीं है, यानी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इंद्रावती यहाँ पे गंगा की सहायक नदी है, नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंद्रावती नदी मध्य भारत की एक बड़ी नदी है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और इस नदी का उद्गम कह सकते हैं कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि थुयामुल में निकलता है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मोराइन कहाँ बनते हैं? मोराइन कहाँ पर बनते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि मोराइन जो बनते हैं वो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ऑप्शन ए सी करेक्ट होगा, हिमानी क्षेत्र या फिर हिमनद क्षेत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो दोनों में से किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में जो बात कही है वो आर्टिकल 61 है, ये ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी सामान्यतः नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी सामान्यतः नहीं पाई जाती है। तो काली मिट्टी हम कह सकते हैं कि जैसे मध्य भारत और ये प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भी मिलता है, लेकिन उत्तर भारत में नहीं मिलता, यानी उत्तर प्रदेश यहाँ पे गलत होगा, इसमें नहीं पाया जाता है। और काली मिट्टी को आपको पता है रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि ये कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ बांध और नदियों के साथ मैच करना है। तो देखिए हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें तो ये हमारा पड़ता है महानदी पर, यानी कि ए का 4 के साथ मैच करना चाहिए। चलिए बहुत जगह मिल रहा है। पोंग बांध की बात करें तो आपको पता है कि पोंग बांध व्यास नदी पर बना है, बी का फर्स्ट के साथ होना चाहिए। तो देखिए ए का 4 और बी का फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। और आगे बात करें तो टिहरी डैम जो है वो 2 नदियों के संगम पर बना है, एक तो भागीरथी और दूसरा भिलांगना। तो यहाँ पे हमारा सी का 2 होगा, सी का 2 बिल्कुल सही है। और थीन डैम रावी नदी पर बना है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, तरबूज, ठीक है। तरबूज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, मधुमलाई पशु विहार जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, बाघ के लिए फेमस है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि अपने पर्यावरण के संबंध में जीवों के अध्ययन को कहा जाता है? अपने पर्यावरण के संबंध में जीवों के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संस्कृति को बनाए रखने के लिए विशेषाधिकार दिया गया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से या फिर कैस्पियन झील से नहीं लगती है? तो देखिए, कैस्पियन एक प्रकार का झील ही है, लेकिन इसके जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसको कैस्पियन सागर कहा जाता है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी सीमा कुल 5 देशों से लगती है: ईरान, रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। इन्हीं 5 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पे यूक्रेन जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? क्रेटर जो होता है वो मुख्यतः किस आकृति के होता है? तो ये कह सकते हैं कि गोलाकार होता है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि खगोलीय पिंडों की सतह पर अंतरिक्ष से किसी उल्का पिंड के गिरने, ज्वालामुखी फटने, भूगर्भ में विस्फोट या फिर अन्य किसी विस्फोट ढंग से बनने वाले लगभग गोलाकार के विशाल गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो फिर से हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप एक छोटे से नाम, अपने फ्रेंड के नाम को याद रखिए, अनिल। और अनिल क्या है? तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए, अ से अम्ल हो गया, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है, यानी नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है कौन? तो अम्ल करता है, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के जो कि प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार किया था, लेकिन आधुनिक की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, आलू हो गया, केसर हो गया, ये सभी के सभी क्या है? भूमिगत तना है, जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं आलू को क्या कहते हैं? कंद के रूप में जानते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें एक भी सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपराध दंड का सिद्धांत है? अपराध दंड का सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे होगा, देखिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी के सभी जो वो अपराध दंड का सिद्धांत माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का आदर्श वाक्य है? आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत। बताइए, किस आदर्श वाक्य के लिए कहा जाता है कि आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत? तो राइट आंसर होगा प्रतिकारी या फिर प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि फ्रेंड्स आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन ये कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिनांक को हुई थी? एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको पता हो तो। फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।